तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज 1000 बेबीज, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री जॉनर की सीरीज है। ये सीरीज आपको भरपूर थ्रिल और सस्पेंस से भरी मिलेगी और यकीन मानिए आप इसे काफी पसंद करने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन शुरू होने वाला है। दोस्तों, शुरुआत होती है 2010 में, जब हमें एक सीन दिखाया जाता है मुंड किम क्वेटा एम में। सुबह सुबह एक पेपर वाला जो जंगल के बीचों बीच स्थित एक घर में अखबार डालने आता है। उसे अखबार डालने के बाद सीढ़ियों के सरकने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में जब वो घर के अंदर झांकता है तो उसे एक डरावनी बूढ़ी औरत दिखती है जो एक कमरे की ओर खिसकती हुई जा रही होती है। ये देखकर पेपर वाला थोड़ा घबरा जाता है और उसी वक्त बूढ़ी औरत उसकी ओर देखती है। वो आदमी घबरा कर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत कमरे के अंदर जाती है जहां दीवारों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ होता है। वो सीढ़ियों पर बैठकर अपने पैरों को हिलाती रहती है और यह सीन बेहद डरावना लगता है। फिर उसी दिन सुबह हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी पेड़ से रस निकाल रहा होता है। तभी उसे उस घर से एक चीख सुनाई देती है और वह डर कर कहता है कि फिर से बूढ़ी ने डरा दिया। फिर हमें कुछ बच्चों का ग्रुप दिखता है जो उस जंगल में छिपी छिपी खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा उस घर की ओर देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत टाइपराइटर साफ कर रही होती है। जैसे ही वो उन बच्चों को देखती है, सभी बच्चे डर कर भागने लगते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है एक नया और रहस्यमयी मोड़। जैसा कि हमने देखा, वो बूढ़ी औरत जंगल में कुछ चेक करने के लिए जाती है। वापस लौटते वक्त उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ अलौकिक घटनाएं घट रही हैं। पूरे जंगल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, मानो समय ठहर सा गया हो। फिर अचानक हवाएं चलने लगती हैं और जब वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देखती है तो उसे नजर आता है कि जंगल में लगे छोटे छोटे बच्चों के झूले अपने आप हिल रहे हैं। वो औरत घबराकर अपने कान बंद कर लेती है और जोर जोर से चीखने लगती है, जैसे वो उन भयानक आवाजों को रोकने की कोशिश कर रही हो। वो बार बार सब कुछ चुप हो जाने के लिए कहती है। इस सीन में माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। इसके बाद हमें उस औरत के बेटे का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी माँ से बात करते हुए कहता है, मुझे मार्कर दे दो माँ, तुम्हारा मार्कर खत्म हो गया है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। उसकी माँ कहती है, मुझे नए मार्कर ला के दो, मेरे सारे मार्कर खत्म हो चुके हैं। बेटा कहता है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ और रात में जब मार्केट जाऊंगा तो तुम्हारे लिए नया मार्कर लेके आऊंगा। बेटा अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाकर रख जाऊंगा, माँ तुम खाना खा लेना। वो अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। मार्कर ठीक करने के बाद वो अपनी माँ को वापस दे देता है। उसकी माँ अपने कमरे में चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दीवार पर कुछ नोट्स बनाती है। हर नोट में किसी का नाम, उम्र और साल लिखा होता है और वो एक एक करके उन्हें बॉक्स में रखती जाती है। दीवार पर कई सारे लोगों के नाम पहले से ही लिखे हुए नजर आते हैं, जो माहौल को और भी रहस्यमय बना देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसका बेटा एक ब्लड सेंटर में काम करता है, जहाँ वह ब्लड कलेक्शन और उसकी जांच करता है। वह लोगों की बीमारियों की जानकारी लेता है और डॉक्टर से सलाह लेकर उन्हें बताता है। रात को जब उसका बेटा मार्केट से मार्कर लेने के लिए निकला तो उसे किसी भी दुकान में मार्कर नहीं मिलता है। वह खाली हाथ घर लौटता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ के लिए जो खाना उसने बनाया था वह वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मिस न कर सकें इस थ्रिलिंग हॉरर मिस्ट्री का कोई भी हिस्सा। अगले सीन में बूढ़ी औरत अपने बेटे से पहला सवाल यही करती है, मेरे मार्कर कहाँ है? तुम्हारे जो पेन सुबह ठीक करके दिया था उसकी इंक खत्म हो चुकी है और मैं अब लिख नहीं पा रही हूँ। बेटा जवाब देता है, ठीक है, मैं फिर से इसे ठीक कर देता हूँ, लेकिन अभी दुकान में मार्कर नहीं है। उन्होंने कहा है कि कल मिल जाएगा, बस एक रात का इंतजार कर लो। फिर वो पेन को ठीक करने की कोशिश करता है और उसमें इंक भरने की भी कोशिश करता है, लेकिन इंक की बोतल भी खाली हो चुकी थी। ये देखकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वह जोर जोर से चीखने लगती है। घबरा कर वह अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके रोने के साथ कोई अजीब सी आवाज भी आने लगती है। ये सब देखकर उसका बेटा तुरंत घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक लेकर के हर दुकान पर मार्कर ढूंढने लगता है। कई दुकानों की तलाश करने के बाद आखिरकार उसे एक दुकान में मार्कर मिल जाता है। वो जल्दी से मार्कर लेकर घर लौटता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ कमरे के कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई है। बेटा जाकर उसे मार्कर दे देता है और उसकी माँ उसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो बेटे को कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर से लिखना शुरू कर देती है। वो बूढ़ी औरत दीवार पर जो लिख रही होती है वो पहले से उसकी डायरी में लिखा हुआ होता है। अब वो उस डायरी के नोट्स को दीवार पर उतार रही थी।
अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ी औरत अपनी फैमिली की पुरानी तस्वीरों को देख रही होती है और उसका बेटा सोकर उठता है। वो अपनी माँ को बाय कर करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद उसकी माँ फिर से उसी कमरे में चली जाती है और लिखना शुरू कर देती है। लिखने के बाद वो अचानक कुछ बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनने लगती है। वो टाइपराइटर पर बैठती है और कुछ 2 लेटर टाइप करती है। दोनों लेटर को अलग अलग लिफाफे में रखकर उन्हें सील कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने पड़ोसी के घर जाती है और उसे पुकारती है, जोशी। वो आदमी भी उसे सारा आंटी कहकर बुलाता है। जब वो बाहर आता है तो सारा उससे कहती है, मुझे रात में पोर्क और बीफ चाहिए, क्या तुम मार्केट से ला सकते हो? और साथ में उसे कुछ पैसे भी दे देती है। जोशी खुशी खुशी जवाब देता है, ठीक है, आपको कैसी चाहिए, फ्राई करना है या नॉर्मल कुक वाला? सारा आंटी हंसकर कहती है, कोई भी चलेगा। तो दोस्तों, कहानी में एक और चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। रात का वक्त होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस औरत का लड़का घर आता है। घर में खाना तैयार रखा होता है और उसकी माँ आज सज धज के बैठी होती है। बेटा बड़े प्यार से खाना खाता है और अपनी माँ को थैंक यू बोलता है। तभी उसकी माँ उससे एक सवाल पूछती है, बेटा तुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं पागल हूँ? मैं जो दीवारों पर ये अजीबोगरीब चीज़ें लिखती हूँ, लोग मुझे पागल समझते हैं, मुझसे डरते हैं। उसका लड़का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं माँ, आप पागल नहीं हो। अगर आप पागल होती तो इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती? उसे लगता था कि उसकी माँ ने ही ये सारा खाना प्रिपेयर किया है। फिर उसकी माँ कहती है, मुझे तुझे कुछ सच बताना है। अगर ये सुनने के बाद भी तुझे लगे कि मैं पागल नहीं हूँ तो मैं मानूंगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक था। बेटा उत्सुक होकर कहता है, हाँ माँ बताइए, क्या बताना चाहती हो? पहले तो उसकी माँ उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने तुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया। मैंने जो सोचा वही तेरे लिए ठीक माना और तुझसे वही कराया। तुझ में बहुत पोटेंशियल था, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इस पर उसका बेटे का जवाब होता है, माँ ये सब छोड़ो ना, मैं ज़िंदगी को स्वीकार कर लिया है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। इसके बाद उसकी माँ धीरे धीरे सच बोलना शुरू करती है। जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, मानो माहौल में सन्नाटा छा जाता है। उसकी माँ अपने कानों पर हाथ रखकर बोल रही होती है और ऐसा लगता है कि उसके बेटे की आंखों की पुतलियां बड़ी होती जा रही हैं। बेटा एकदम सदमे में आ जाता है, जैसे वो सुनकर सन्न हो चुका है। वह कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी माँ एक के बाद एक भयानक शब्द कहे जा रही थी। इस सब को सुनने के बाद बेटा बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वह तेजी से उस कमरे की ओर भागता है जहां उसकी माँ ने हर दीवार पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। वो कमरे में कुछ खोजने लगता है और आखिरकार उसे कुछ मिल जाता है। वो जो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है और वह रोने लगता है। आप इस सीन को इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी दर्दनाक स्थिति थी। वह अपने आंसुओं में डूबा हुआ बेहद बुरी तरह बिखर जाता है। फिर वो अपने कमरे से भागते हुए अपनी माँ के पास आता है, गुस्से और दुख से भरा हुआ है। वह अपनी माँ को पकड़कर जोर से टेबल पर हिट करता है, जिससे उसकी माँ नीचे गिर जाती है। उसके माथे से खून बहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी माँ जोर जोर से हंस रही होती है, मानो वो एक भयानक चुड़ैल हो। यह सीन बेहद डरावना और चौंकाने वाला था। कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेने वाली है। अगर आप भी इस थ्रिलर मिस्ट्री के अगले हिस्से को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे ज़्यादा सस्पेंसफुल मोड़ पर आ चुकी है। हम देखते हैं कि उस लड़के ने अपनी माँ को गिराने के बाद उसके कमरे में जाकर बुक्स और नोट्स उठाए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ आईसीयू में भर्ती है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपको कुछ चाहिए? तभी वो डॉक्टर से 2 खास मांग करती है, मुझे एक लॉयर चाहिए और एक पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे क्षेत्र का हो। मैंने इन दोनों को 2 कॉन्फिडेंशियल लेटर देना चाहती हूँ और ये लेटर सिर्फ उन्हीं को देना है। डॉक्टर्स उनकी बात मानते हैं और एक लॉयर और एक इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर दोनों से कहते हैं, ये बहुत गंभीर मामला है और ये महिला भी बहुत मजबूत है, शायद इन्हें आपसे कुछ बेहद गोपनीय बातें करनी हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। फिर लॉयर और इंस्पेक्टर सारा से मिलते हैं। सारा कहती है, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए मुझे चोट आई है, पर अब मैं चाहती हूँ कि ये 2 लेटर्स आपके पास रहें। वो लॉयर को एक लेटर देती है और कहती है, ये लेटर आप मजिस्ट्रेट तक पहुँचाएंगे। दूसरा लेटर वो इंस्पेक्टर को दे देती है और कहती है, ये आपके लिए है। इसके बाद लॉयर और इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि जोशी ने ही सारा को अस्पताल में भर्ती करवाया था, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब उनसे सारा के परिवार के बारे में पूछा जाता है तो जोशी बताता है कि वो अपने पति से बहुत समय से अलग रह रही है और सिर्फ उसका बेटा उसके साथ रहता है, लेकिन फिलहाल उसका बेटा लापता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर थाने लौटते समय गाड़ी में ही उस लेटर को पढ़ता है। लेटर पढ़ते ही वह सदमे में आ जाता है। थाने पहुंचकर वह धूम्रपान करता है और अपने हायर अथॉरिटी के अधिकारी से मिलता है। इंस्पेक्टर उस अधिकारी को भी वह लेटर देता है और अधिकारी भी उसे पढ़ने के बाद हैरान रह जाता है। अधिकारी कहता है, सारा उसे पहले हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी। फिर इंस्पेक्टर अधिकारी को सारा की पूरी कहानी बताता है
यह सब सुनने के बाद अधिकारी कहता है ध्यान रखना कि यह लेटर मजिस्ट्रेट तक न पहुंचे। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि लॉयर पहले ही मजिस्ट्रेट को लेटर दे चुका होता है। तभी 2 पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं और जैसे ही मजिस्ट्रेट वो लेटर पढ़ते हैं वो भी इस रात से हैरान हो जाते हैं। अब इस रहस्य को सिर्फ इन 3 को ही पता है। अब दोस्तों, कहानी की गहराई और रहस्य और भी बढ़ गया है। यह सस्पेंस अब तोड़ने वाला है और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। क्या सारा का बेटा और ये राज जुड़ा हुआ है? इस सारे सस्पेंस का क्या मतलब है? अब कहानी और भी पेचीदा हो चुकी है। जैसे ही पुलिस और मजिस्ट्रेट को यह एहसास होता है कि सारा के कन्फेशन लेटर में सच छिपा हुआ है, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तय करते हैं कि इस रहस्य को बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठेगा और कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। इंस्पेक्टर अपने सीनियर को फोन करके बताता है सारा ने जो कुछ भी कन्फेशन में लिखा है वो सब सच है। फिर कहानी में हमें 12 साल आगे ले जाती है। वहां हम देखते हैं कि वही 3 लोग, मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस अधिकारी, फिर से इस मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे आजी नामक शख्स को इस केस के बारे में पता चला। आजी एनसी के मर्डर केस की जांच करते करते सारा वाले केस तक पहुंच चुका था। अब इन तीनों को चिंता हो रही थी कि अगर वो सच्चाई छिपाते हैं तो एनसी के बेटे विविन को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विविन तब से लापता था। सभी मिलकर यह फैसला करते हैं कि आजी को सच बता दिया जाएगा। इसके बाद कहानी हमें 1 हफ्ते पहले की घटना पर ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि एनसी, जो एक प्रसिद्ध सुपरस्टार थी, उसकी डेड बॉडी उसकी गाड़ी के अंदर मिली थी। इस घटना से उसके फैंस और पूरा देश शोक में डूब गया था। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो मांग करने लगे कि एनसी की पोस्टमार्टम न हो, क्योंकि वो अपने फेवरेट स्टार की बॉडी को चीर-फाड़ से बचाना चाहते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि एनसी के पति एसके, जो कि एक बहुत बड़ा लेखक था, वह भी मौजूद है। उसके साथ एक एमएलए भी बैठा है, जो उसे सांत्वना देते हुए कहता है तुम शांत रहो, हम पता कर लेंगे कि यह सब कैसे हुआ। एसके एक बहुत सफल लेखक था जिसने लगातार 8 हिट फिल्में दी थी और उसके और एनसी के दाम्पत्य जीवन को लोग आदर्श मानते थे। लेकिन इस दुखद घटना से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और एनसी के फैंस को गहरा धक्का लगा था। फैंस इतने भावुक हो चुके थे कि वो एनसी की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे, लेकिन प्रशासन को सच्चाई जानने के लिए यह जरूरी था। इस वजह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हमें महसूस होता है कि एनसी की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और शायद यह घटना सारा के केस से भी जुड़ी हो। अब यह देखने वाली बात होगी कि सारा का कन्फेशन क्या है और एनसी की मौत के साथ इसका क्या संबंध है, विविन कहाँ है और उसकी भूमिका क्या है। इस रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने वाली हैं और सस्पेंस आपकी धड़कनें बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी और भी उलझती जाती है। इंस्पेक्टर आजी को केस सौंप दिया गया है और यह केस बेहद हाई प्रोफाइल है, इसलिए पूरी फॉरेंसिक टीम को निर्देश दिया गया है कि वह गहराई से पोस्टमार्टम करे और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। एनसी की मौत एक बेहद सफाई से की गई सुनियोजित हत्या लगती है, क्योंकि कातिल को एनसी के दिल में ठीक उसी जगह छेद करना आता था जिससे खून का बहाव निश्चित हो और उसकी मौत तुरंत हो जाए। हत्यारे को यह भी मालूम था कि फैंस पोस्टमार्टम का विरोध करेंगे, इसलिए उसने हत्या को ज्यादा हिंसक ढंग से नहीं किया ताकि कोई बड़ा घाव न दिखे। इंस्पेक्टर आजी सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ करता है जो एनसी के साथ आखिरी बार काम कर रहे थे, जैसे कि क्रू मेंबर और प्रोड्यूसर। हालांकि उनसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता है। फिर वो उस शख्स से पूछते हैं जिसने सबसे पहले एनसी की बॉडी को देखा था। इसके बाद एनसी के मेकअप आर्टिस्ट से पूछताछ होती है, जो बताती है कि एनसी और उसके पति एसके के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। मेकअप आर्टिस्ट इस बात का गवाह थी, लेकिन उसे काम से निकाल दिया गया था, इसलिए उससे ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि वह यह जरूर बताती है कि उसने एनसी और एसके के बीच की बहस से कई बार सुनी थी, लेकिन इस बात का खुलासा करने में वह डरती है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री में अपना कैरियर भी बचाना है। इंस्पेक्टर आजी फिर एमएलए साहब से भी पूछताछ करते हैं, क्योंकि वह एसके और एनसी दोनों को बहुत करीब से जानते थे। एमएलए साहब बताते हैं कि एनसी का स्वभाव थोड़ा नक्सड़ा था और वह जल्दी गुस्सा हो जाती थी। दूसरी ओर एसके भी अपने कैरियर के उतार चढ़ाव से निराश था। एसके ने लगातार हिट फिल्में दी थी और वह चाहता था कि उसकी सभी आने वाली फिल्में भी हिट हों, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा हमेशा नहीं होता। इस वजह से एसके भी चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त हो गया था। अब पुलिस का ध्यान सीधे एसके की ओर जाता है और वे उसके घर पहुंचते हैं। एसके से पूछताछ शुरू होती है। पुलिस उसे बताती है कि उन्हें उसके और उसकी पत्नी के बीच झगड़े के बारे में पता चल चुका है। इस पर एसके बिल्कुल नॉर्मल प्रतिक्रिया देता है और कहता है कौन से पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सब आम बात है। एसके इस बात को हल्के में लेता है, लेकिन पुलिस को अब इस मामले में उसकी भूमिका पर शक होने लगता है। उसकी नज़र में यह सिर्फ एक आम झगड़ा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरा राज हो सकता था। अब सवाल यह है, क्या एसके इस हत्या में शामिल है या फिर कोई और छिपी हुई साजिश काम कर रही है?
एनसी की मौत के पीछे की असली वजह क्या है और पुलिस को जांच में आगे क्या सबूत मिलेंगे। एसके के कबूलनामे ने इंस्पेक्टर आजी और पूरी पुलिस टीम को चौंका दिया। एसके ने धीरे धीरे अपने अपराध की सच्चाई सामने रखी। उसने बताया कि जब उसकी आर्ट मूवी सफल हो गई तो वह अक्सर बार में जाया करता था। वहां वह अलग अलग लोगों की कहानियां सुनता था और उनसे प्रेरित होकर अपनी अगली फिल्म के लिए कथानक ढूंढता था। इस दौरान वह लोगों को मुफ्त में शराब और सेक्स भी ऑफर करता था ताकि वे उसकी अच्छी बातें करें और अपनी कहानियां साझा करें। लेकिन इसके निजी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी एनसी भी दूध की धुली नहीं थी। एनसी का अपने एक को एक्टर के साथ अफेयर था और इसको यह बात पता चल चुकी थी। एसके ने उसकी जासूसी करने के लिए एक डिटेक्टिव हायर किया था जो उसे एनसी की हर हरकत की रिपोर्ट देता था, उसके मैसेज, उसकी मुलाकातें, सब कुछ। एसके को यह सब पता था लेकिन कभी एनसी से इसका जिक्र नहीं किया। एसके को लगातार धमकी मिलती रही कि एनसी उसे छोड़ देगी और इस तनाव ने एसके को अंदर से तोड़ दिया। एक दिन बार में एसके की मुलाकात एक लड़के विविन से हुई जिसने इसे पहचान लिया और उसकी फिल्मों की तारीफ की। विविन ने अपनी खुद की कहानी भी बताई जो एसके की कहानी से काफी हद तक मिलती जुलती थी। विविन की पत्नी भी उसे धोखा दे रही थी और उसने एसके को अपना पूरा प्लान बताया और वह अपनी पत्नी को कैसे मारेगा। विविन का यह प्लान एसके को बहुत रोमांचक लगा और उसने महसूस किया कि विविन सच में अपने इरादों में गंभीर है। विविन ने एसके के लिए एक डमी डॉल खरीदी और बताया कि एनसी को किस जगह मारने से उसकी मौत निश्चित होगी, खासकर दिल पर एक सटीक वार से। एसके को मानो उस समय जुनून ने घेर लिया था। उसने उस डॉल पर कई बार प्रैक्टिस की, यह समझते हुए कि अगर सही तरीके से वार किया जाए तो एनसी को मारा जा सकता है। आखिरकार मौके का इंतजार करते हुए एसके ने अपनी पत्नी एनसी को उसी तरह से अपनी गाड़ी में मार दिया जैसे उसने डॉल पर प्रैक्टिस किया था। वह हत्या करने के बाद चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गया, किसी को शक न हो इसका ध्यान रखते हुए। यह सुनकर इंस्पेक्टर आजी और पूरी टीम यह समझ गई कि एनसी की हत्या न केवल एसके द्वारा सोची समझी थी बल्कि विविन की मदद और योजना के साथ बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई थी। अब पुलिस के सामने एक और सवाल खड़ा हो गया, विविन कौन है और वह कहाँ है? क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा है या उसके पीछे कुछ और बड़ा राज छिपा है? दोस्तों, कहानी एक और नए दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है जहां विविन का अतीत और उसका रहस्यमय गायब होना फिर से सामने आ रहा है। जब एक लड़की पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आजी से मिलने आती है, वह विविन से जुड़े कुछ पुराने पेपर्स कटिंग्स और एक लेटर लेकर आती है जो उसे हाल ही में कुरियर के जरिए मिला था। इस मर्डर केस में और पुराने लेटर में जुड़े नामों को देखकर वह समझ जाती है कि इस जानकारी को सही तरीके से पुलिस के सामने लाना जरूरी है। जब इंस्पेक्टर आजी उससे पूछता है कि उसे यह कैसे लगा कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है, वह बताती है कि वह लेटर उसे शायद विविन ने भेजा है जो उसका पुराना दोस्त था। वह लड़की इंस्पेक्टर को यह भी बताती है कि यह पहला मौका नहीं है जब उसे विविन से कोई जानकारी मिली है। उसे 2014 और 2017 में भी विविन से 2 और लेटर्स मिले थे। अब करीब 12 साल हो चुके हैं लेकिन विविन का कोई अता पता नहीं है। लड़की के अनुसार विविन उससे दोस्ती से भी कुछ ज्यादा के रूप में जुड़ा था और वह उसकी परिस्थिति को काफी करीब से समझती थी। विविन की मां सारा उसे हमेशा घर में बंद रखती थी जैसा कि लड़की के पति ने भी उसके साथ किया था। इस वजह से लड़की का विविन के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था और वह अब भी उसे याद करती है। उसने इंस्पेक्टर को यह भी बताया कि अब उसका 2 साल पहले तलाक हो चुका है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में सारा और विविन की झलक दिखाई देती है। वो बस में सफर कर रहे होते हैं और सारा विविन को यह समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे अपनी उपलब्धियों को गुप्त रखना चाहिए। भले ही उसने क्लास में फर्स्ट डिवीजन हासिल की हो, सारा उसे सेलिब्रेट करने की अनुमति नहीं देती। वह उसे सिखाती है कि अपनी खूबियों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए और उन्हें अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए। फ्लैशबैक में एक और सीन दिखाया जाता है जहां चर्च के कुछ लोग और स्कूल के फादर सारा से मिलने आते हैं। वे चाहते हैं कि विविन चर्च में आए और वहां से अपनी पढ़ाई को और अच्छे से पूरा करे। वो सारा को बताते हैं कि विविन ने मैट्रिक में भी बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं और अगर वह स्कूल आता है तो स्कूल का नाम भी रोशन होगा। लेकिन सारा की मानसिकता और उसके विविन पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति के कारण वह उसे दुनिया से दूर रखती है, जिससे विविन का सामाजिक जीवन और बाहरी दुनिया के साथ संबंध खत्म हो जाते हैं। यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि विविन पर बचपन से ही एक असामान्य तरह से दबाव और नियंत्रण रहा है जिसने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से बुरी तरह से प्रभावित किया। उसकी मां सारा का व्यवहार उसके जीवन पर गहरा असर डालता है और यही कारण हो सकता है कि वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब इंस्पेक्टर आजी को इस मामले में विविन की भूमिका को और गहराई से समझने की जरूरत है। विविन के गायब होने के पीछे के राज को सुलझाने के लिए आजी को इस लड़की की जानकारी और सारा के अतीत से जुड़े तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की तहकीकात करनी होगी।
कहानी अब विविन के रहस्य और उसके अतीत को गहराई से समझने की ओर बढ़ रही है। इंस्पेक्टर आजी की तहकीकात में हर कदम पर नए सुराग मिलते हैं जो विविन के जीवन और उसकी मां सारा की कठोर परवरिश की ओर इशारा करते हैं। जब चर्च के लोग सारा से मिलने आते हैं और विविन के भविष्य को लेकर सलाह देते हैं, सारा उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर देती है। वह कहती है कि विविन वही करेगा जो वह चाहेगी और उसकी मर्जी के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। फ्लैशबैक में सारा की सख्त मानसिकता और विविन पर उसका गहरा नियंत्रण स्पष्ट होता है। वह अपने बेटे को स्कूल से दूर रखकर उसे घर में ही पढ़ाना चाहती है। चर्च के फादर को भी वह यह कहकर वापस भेज देती है कि विविन उसकी मर्जी से ही कुछ करेगा। यह दिखाता है कि सारा का विविन पर अत्यधिक नियंत्रण था जिसने उसके जीवन को सीमित कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि आजी उस लड़की से पूछता है कि वह विविन को कैसे जानती है। लड़की बताती है कि वह उसी लेबोरेटरी में काम करती थी जहां विविन काम करता था। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी क्योंकि लड़की के पति उसे भाव नहीं देता था और उससे ताने मारता था। विविन और लड़की के बीच भावनात्मक संबंध विकसित होते हैं और एक समय पर वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि उनके पास एक साथ खींची गई तस्वीर भी होती है जो वह आजी को दिखाती है। अब इंस्पेक्टर आजी इसके को विपिन की तस्वीर दिखाता है तो वह उससे पहचाने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह वो लड़का नहीं है जिसे वह जानता है। यह रहस्य को और गहरा देता है क्योंकि जो लोग विपिन को जानते थे वो अब उससे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद आजी जोशी से मिलता है जो कि विपिन का पड़ोसी था। जोशी उसे विपिन के पुराने घर ले जाता है जो अब जोशी की पत्नी के नाम पर है। जोशी बताता है कि सारा आंटी की मौत के 3 साल बाद विपिन ने उससे संपर्क किया था और घर बेचने की बात की थी। जोशी ने भी जो दाम कहा विपिन ने तुरंत उसे मान लिया। अब आजी घर के अंदर रहता है तो उसे सारा के कमरे में अब रंगाई पुताई हो चुकी है, लेकिन वहाँ अभी भी कुछ निशान बाकी होते हैं सारा के द्वारा बनाए गए नोट्स ही। इसके बाद आजी हॉस्पिटल जाता है जहाँ सारा को भर्ती किया गया था जब उसे सिर में चोट लगी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करने पर आजी को असलियत का पता चलता है, खासकर उन 2 लिफाफों के बारे में जो सारा ने दिए थे। अब आजी उस पुलिस अधिकारी से मिलता है जिसने उस समय की जांच की थी। पुलिस अधिकारी यह सुनकर चौंक जाता है और आजी की तारीफ करता है कि वह एक काबिल ऑफिसर है, लेकिन वह भी इस बात को लेकर गंभीर हो जाता है और कहता है कि वो इस बारे में पुलिस स्टेशन में बात नहीं कर सकते। वह आजी को 2 दिन बाद मिलने के लिए कहता है और उसे एक लोकेशन भेजने का वादा करता है जहां वे इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। फिर हमें वही स्थान दिखाया जाता है जहां पहले 3 लोग बैठकर यह निर्णय ले रहे थे कि आजी को सब कुछ बताया जाए या नहीं। तभी हम देखते हैं कि आजी वहां पहुंचते हैं और वहां मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस अधिकारी मौजूद थे जो सारा के मामले के समय पर थे। फिर ये तीनों मिलकर उसे बताते हैं कि यह सब कुछ इतने सालों तक उनके बीच में दबा रहा, लेकिन आज तुम्हें यह जानकारी मिलेगी क्योंकि तुम्हें विपिन को पकड़ना है। तभी इनमें से एक इंस्पेक्टर सारा के किए गए एक इन्फेक्शन के बारे में बताता है। वह कहता है कि एलएपी के पास एक अस्पताल है जो खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए है। इस अस्पताल में सारा 1980 और 85 तक नर्स के रूप में काम कर चुकी थी। उस दौरान वहां हजारों बच्चों की डिलीवरी हुई, लेकिन सारा एक साधारण महिला नहीं थी, वह एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला थी। जब वह बच्चों की डिलीवरी करती थी वह एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बदल देती थी। इसका मतलब यह था कि तुम्हारा बच्चा किसी और को और उसका बच्चा तुम्हें मिल जाता। जब परिवार वाले दूसरे बच्चों को देखकर कहते थे कि यह तो माँ पर गया है या यह तो पिता पर गया है, तो वह मन ही मन हंसती थी और इससे खुश होती थी। वह यह सब इसलिए करती थी क्योंकि वह खुद बांझ थी और कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसके चलते उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। तब आजी पूछती है उसका एक लड़का भी था ना विवेन? तो वह इंस्पेक्टर बताता है विवेन उसका नहीं। एक रात अस्पताल में कुछ लोग आए जिसमें एक लड़की प्रेग्नेंट थी और वह बहुत नाजुक हालत में थी। उस समय डॉक्टर भी नहीं थे। उस लड़की की माँ उससे कहने लगी हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, सिस्टर इसे गिरा दो। अगर यह बच्चा हुआ तो मेरी लड़की की बदनामी मिलेगी। यह एक नाजायज बच्चा है। सारा ने उसी रात उस बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ स्वैप कर दिया और दूसरे बच्चे को अपने पास रख लिया जो कि विवेन था। अगर यह सब कुछ लोगों को पता चल गया तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर में अफरा तफरी मच जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितना बड़ा वाल होगा। 1000 बच्चे जो एक दूसरे के साथ स्वैप हो गए हैं। और यह सनकी महिला सभी का रिकॉर्ड रखती थी जिसे उसने अपने घर की दीवारों पर भी लिखा हुआ था। वह डायरी जिसमें यह सब जानकारी थी आज उसके बेटे विपिन के पास है। अब हमें विपिन को ढूंढना है क्योंकि उसने हाल ही में लेटर भेजना शुरू किया है। हमें यह भी नहीं पता कि वह कहाँ छुपा हुआ है और उसका अगला प्लान क्या है। उसकी माँ ने जन्म प्रमाण पत्र के जैसे हर बच्चे को जन्म कुंडली लिख कर रखा है। हमें जल्द से जल्द विपिन को ढूंढना होगा। आजी कहते हैं मैं उसे ढूंढ लूंगा सर, लेकिन वो लोग चेतावनी देते हैं यह बेहद गोपनीय मामला है। अगर यह खबर बाहर लीक हुई
या मीडिया में आई तो बवाल मच जाएगा। आज ही फिर पूछते हैं, अगर मैं विविन को ढूंढ लेता हूं तो इसके बाद हमारा क्या प्रोसीजर होगा, लेकिन किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वेब सीरीज के 3 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन खत्म कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एपिसोड्स की जाननी है तो हमें कमेंट्स में। तो दोस्तों, इंतजार है आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।